वंदे मातरम छात्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एंड एप ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एंड एप ब्लॉक एलिमेंट्स की ये अपना चैप्टर देख रहे थे हम। आवर्त सारणी से संबंधित चैप्टर है, तो ये आपके बहुत बढ़िया चैप्टर है। 11th क्लास में भी है और 12th में भी है, और यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, हमने देखा था डी कक्षा के तत्वों के लिए, हमने डी कक्षा के तत्वों में देखा था, डी कक्षा के तत्वों में हमने देखा था कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरते हैं। उपकोष बोल दो या कक्षक बोल दो, डी उपकोष या कक्षक में भरते हैं। क्लियर। इसके बाद देखा था डी कक्षा के तत्व जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 40 होते हैं। ये 40 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 40 एलिमेंट्स। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम, इनकी संख्या 40 होती है और इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभाजित किया था हमने, और वो 4 श्रेणियां थी आपके 3D, 4D, 5D और 6D। इनमें से 3D और 4D हमने पढ़ ली थी। आज बात करेंगे हम 5D और 6D की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक बार पुनः बताता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी कक्षा के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। और ये क्या होता है बच्चों, अपने को पता है, ये होता है n-1D, और इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और ns में 0 से 2। मतलब सीधा क्या है कि जो s कक्षक के लिए n का मान होगा, उस s कक्षक में तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन और कुछ जगह 0 रहेगा, जबकि जितना n का मान s के लिए रहेगा उससे 1 कम वाला d रहेगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक भरे जाएंगे। तो आज बात करते हैं 5D श्रेणी की। 5D श्रेणी की बात करें तो 5D श्रेणी को तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है। और इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में भरा जाएगा। 5D कक्षक में भरते हैं। किसमें? अपने बात करते हैं किसकी? 5D श्रेणी की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में भरना है। तो देखो, 5D श्रेणी के तत्वों का सामान्य विन्यास, 5D एलिमेंट्स का सामान्य विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखो, यहां पर आपको पता है n-1D का मान 5 है। n-1D का मान क्या है? 5, और 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। और देखो, n-1D का मान जो होता है इस n से 1 कम होता है, यानी ns क्या रहेगा? 6 रहेगा, या आपके 0 से 2। तो ये 5D श्रेणी के तत्वों का क्या होगा? सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्लियर। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इस श्रेणी के तत्व। तो देखो, 5D श्रेणी के तत्वों की बात करें तो ये ले लेते हैं सीरियल नंबर, यहां ले लेते हैं अपने परमाणु क्रमांक, और यहां ले लेते हैं, इसमें हम परमाणु क्रमांक के बाद अपने यहां ले लेते हैं हम तत्व का प्रतीक। ठीक है। और आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लास्ट क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये देखते हैं 5D श्रेणी। तो बच्चों, 5D श्रेणी जो होती है उसमें पहला सदस्य जो होता है वो आता है आपके 57 नंबर पर, लेंथेनम, La आता है लेंथेनम। और बच्चों, लेंथेनम की बात करें, ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल साथ लिखेंगे। एक बार देखो, पहले तत्व। दूसरा तत्व बच्चों 58 नंबर नहीं आता है यहाँ, दूसरा डायरेक्ट आता है 72 नंबर पर, हार्पेनियम। तीसरा आता है 73 नंबर, टेंटेलम। चौथा आता है आपके टंगस्टन। पांचवा 75 रेनियम। छठा आता है 76 नंबर पर ओस्मियम। सातवां आता है आपके 77 नंबर पर इरिडियम। आठवां आता है आपके 78 पर प्लेटिनम। 9 नंबर पर आता है आपके 79 एयू ओरम, गोल्ड।
और 10 नंबर पर आता है 80 नंबर वाला एजी मरकरी। तो ये आपके 5D श्रेणी के तत्व होते हैं 10। ला, हप, ता, वर्णा, रे, उदर, इधर, पिटाई और होगी। ये इनका शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक तो एल का ला हो जाएगा, एच एफ का हप हो जाएगा और इसी में टी ए का ता जोड़ देंगे तो ला हफ्ता, डब्ल्यू का वर्णा, आर ए का रे, ओ एस का उधर, आई आर का इधर, पीटी का पिटाई, ए यू का और, एच जी होगी। तो ला हफ्ता, वर्णा, उधर, इधर, पिटाई और होगी। अब बच्चों देखो इनका सामान्य विन्यास अभी देखा था हमने। 5D और 6S आएगा इनमें, 5D और 6S। तो देखो लेंथेनम 57 नंबर से पहले, अक्रिय गैस जिनोन आती है 54 नंबर पर। ये सब मैं लिख देता हूं मैं 54 नंबर पर, ये प्रत्येक में लिख दिया मैंने 54 नंबर पर। ये तो आएगी शॉर्ट विन्यास में कि भाई 54 इलेक्ट्रॉन तो वैसे के वैसे भर रहे हो आप जैसे आप जिनोन में भरते हो। किसमें भरते हो? जिनोन में जैसे भरते हैं जो एक अक्रिय गैस है, उसी प्रकार 54 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। अब इसके बाद आप भरो 5D और 6S। ये भी 5D 6S, 5D 6S, 5D 6S। ये इस प्रकार भरेंगे इनमें। क्लियर? 5D और 6S में ये भरते जाएंगे, 5D और 6S में, 5D में और 6S में। अब देखो इसके बाद, अब बच्चों यहां पर देखो अपने डायरेक्ट 57 से बेहतर आ रहा है, मतलब 14 स्थान का गैप आ रहा है। तो वो 14 इलेक्ट्रॉन कहां भरे गए? 4F में। तो इनमें 4F में सब में 14 इलेक्ट्रॉन है, लेंथेनम को छोड़कर, और सभी में 4F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। इसीलिए इनके अंदर ये 14 स्थानों का गैप आया है। क्यों? क्योंकि बीच वाले 14 स्थान में 4F श्रेणी के 14 तत्व आते हैं। तो ये भर देंगे। अब इनमें क्या करते हैं हम? अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। क्लियर? तो आपको देखना क्या इसमें, आप इसमें शॉर्ट ट्रिक के लिए इतना याद रख लो, इसमें शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम इसमें नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन, 5D में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। 5D में कितने नहीं भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। जबकि 10 इलेक्ट्रॉन 2 बार भरेंगे, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन 2 बार भरेंगे। ये अपना शॉर्ट ट्रिक रहेगा भरते समय। तो देखो इतना तो कॉमन है, जो चीज कॉमन है उसको याद करने में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई आपको 5D में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, जबकि 5D में 10 इलेक्ट्रॉन 2 बार भरने। तो स्टार्ट करते हैं, 1 भरना है, भर दिया, 2 भर देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आपको भरना नहीं है, तो 8 नहीं भरना है तो आप क्या भर दो? 9 भर दो। फिर उसके बाद 10 और लास्ट बचा उसमें 10 ही भरने हैं। अब देखो इनकी कैलकुलेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो देखो 54 इलेक्ट्रॉन लेंथेनम में होते हैं और डी में 1 आ गया, कितने हो गए? 55। भरने कितने? 57। तो यहाँ 2 भर दो। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन बीच में जगह नहीं कर रहे हो तो सब में 2-2 भर दो। इनमें आप सब में ये 2-2 7 तक। लेकिन देखो अब क्या किया? 9 भर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो वो कहाँ से है? इस एस के। एस में 2 थे, उनमें से एक यहाँ आ गया, तो एस में तो एक ही रह गया, और वो चीज़ यहाँ क्रम आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो अब वापस देखो 10वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका होता है 5D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लियर? चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, फिर देखते हैं लास्ट में अपने 6D श्रेणी। 6D श्रेणी जिसको आप चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हो, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। और खास बात की बात करें तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल यानी कक्षक में भरते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको 6D कक्षक में भरना है। क्लियर? देखो सामान्य विन्यास देख लेते हैं भाई। ये होता है आपके सामान्य विन्यास, और n-1 D का मान 6 आ गया, तो यहां लिख देते हैं इसमें 6D का सामान्य विन्यास का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो वो क्या आ जाएगा? आपके n-1 की जगह 6 आ रहा है, और बाकी वही 1 से 10,
और NS, अब N-1 का मान 6 है, मतलब N का मान तो 7 है, तो ये 7s, और इसमें ये आपके 0 से 2, तो ये होगा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब इनका विन्यास लिख लेते हैं। तो देखो एक्टिनम, फिर एक्टिनम के बाद डायरेक्ट आपके 104 नंबर पर आता है रदरफोर्डियम, फिर 105 डर्बियम या 106 सिबोर्गियम, बोरियम, हेस्मियम, मेट्रिडियम, डसोर्बियम, रोन्टेजन, और ये आपके कोपर्नियस। ये आपके 6D श्रेणी के तत्व होते हैं, 10 तत्व। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देखें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, डोबेराइनर, सर्जोनियम, भारत, हस्ता, मचलता, देश, रंगीला, 6, ये हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू लिख देते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू। ये रदरफोर्ड, ये डोबेराइनर, ये सर्बोगियम लिख लो चाहिए, ये भारत, हस्ता, मचलता, देश, रंगीला, और CN का 6। अब देखो इनका शॉर्ट ट्रिक अपने साधारण विन्यास लिखते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो देख लेते हैं इनसे पहले अक्रिय गैस कौन सी आएगी। तो 89 से पहले कौन सा आता है, 86 पर Rn, ये सभी में आएगी, ये लिख दिया Rn, प्रत्येक में ये Rn आ जाएगी। ठीक है, रेडोन जिसे बोलते हो, रेडोन गैस 86 पर जो होती है आपके, ये आ जाएगी। इसके बाद देखो अब अपने क्या है यहाँ पर अगला विन्यास, तो 6D और 7s आएगा, 6D और 7s। तो देखो ये लिख देते हैं 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, और ये 6D 7s। क्लियर यहाँ तक। फिर आगे 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D और 7s। अब देखो तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 14 स्थानों का गैप है वहाँ आपको 5F भरना है। अब आप 5F14 लिखते हो तो भी ठीक है, और नहीं लिखते हो तो भी उसके कोई नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन ये 14 स्थान है, मतलब ये 5F श्रेणी या 5F श्रेणी के जो लेंथ एक्टिनोइड होते हैं, वो चुकदा स्थान यहाँ पर उन तत्वों का है। तो देखो भर देते हैं। इसमें आपको वही ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको 8 भरना नहीं है, इसमें भी आपको 8 नहीं भरना है। क्या नहीं भरना है, 8। तो आप 8 की जगह 9 भर दो, और फिर आगे 2 10 10 आ जाएगा। वही आपके 2 2 2 2 2 2 और 2 9 आते हैं, 1 आ जाएगा, फिर 10 में 1 वापस 2। तो इससे और इससे पहले वाली में इलेक्ट्रॉन विन्यास में आपके एक्सेप्शन के नाम पर कुछ नहीं है, केवल डी में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, 8 के स्थान पर 10 2 बार आ जाएंगे। ये होगा बच्चों आपके इसका सामान्य विन्यास। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद ये तो डी कक्षक में जो तत्व थे 40, उनकी बात की, उनके विन्यास की बात की, उनके अपने वर्गों की बात कर ली थी। भाई वर्ग होता है वो 3 से लेकर वर्ग संख्या बात करें तो ये 3 नंबर से स्टार्ट होते हैं 12 तक होते हैं, और कुल वर्गों की संख्या 10 होती है। कुल कितने वर्ग होते हैं, 10 वर्ग। अब आज इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। तो देखो तो डी कक्षक के तत्व जो होते हैं, डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं बच्चों संक्रमण तत्व क्या होता है। तो देखो तो संक्रमण तत्व की बात करें हम, ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व है। तो आप कह सकते हो कोई भी ऐसा डी कक्षक का तत्व है,
ऐसे डी कक्षक के तत्व जो मूल अवस्था में और जिनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है, यानी D10 विन्यास नहीं होना चाहिए। कब? मूल अवस्था में, यानी परमाणु है तब या आयन है तब। परमाणु में भी D10 नहीं हो, और अगर परमाणु में है और आयन है तब D10 नहीं है तो भी उसको संक्रमण तत्व कहेंगे। तो ऐसे डी कक्षक के तत्व, डी कक्षक के तत्व जिनकी मूल अवस्था या मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था या मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था अथवा दोनों, दोनों में भी हो सकता है, अथवा दोनों में, अथवा दोनों में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन एलिमेंट या संक्रमण तत्व होने की शर्त क्या है? कि पहली शर्त तो है कि वो डी कक्षक का ही तत्व होना चाहिए, एफ का, एस का, पी का नहीं हो। और डी कक्षक का होने के बाद, डी कक्षक का होने के बाद दूसरी शर्त क्या है? कि उस तत्व में क्या होना चाहिए? डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए। उसकी या तो मूल अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, और अगर मूल अवस्था जो उसकी अवस्था होती है उसमें अगर D10 विन्यास है तो फिर उसकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था देखो, उसमें डी कक्षक क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। जैसे देखो हम 2-3 तत्व देखते हैं। ये जैसे अपने पास स्केडियम है, इसका विन्यास होता है 3D1 4s2। ये टाइटेनियम 3D2 4s2। ये अपने वेनिडियम 3D3 4s2। ये देखो अपने पास क्रोमियम 3D5 4s1। फिर इसके बाद देखो आप मैग्नीज 3D5 भी होता है 4s2। फिर अपने आयरन 3D6 4s2। इनसे समझ लो। तो देखो इन सभी तत्वों में डी कक्षक में D10 विन्यास नहीं है, डी कक्षक खाली है, मतलब ये सारे क्या है? संक्रमण तत्व है। और जिनकी मूल अवस्था में डी कक्षक खाली है उनमें आपको आयनिक अवस्था देखनी नहीं है, क्योंकि जिनकी मूल में खाली है वो भी संक्रमण होते हैं। तो ये तत्व प्रश्न आ गया कि स्केडियम एक संक्रमण तत्व है क्यों, या वेनिडियम संक्रमण तत्व है क्यों, इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको लिखना है कि इसकी मूल अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखो कुछ ऐसे तत्व है, ये देखो एक तो कॉपर लेते हैं हम, एक लेते हैं बच्चों Au, एक लेते हैं Ag और एक ले लेते हैं हम Rg रोन्टेजन। इन चारों तत्वों की बात करें, ये आता है 29 नंबर पर, ये 47 पर, ये आता है 79 पर, ये आता है 111 पर, 111 पर। देखो इनके विन्यास लिखे मूल अवस्था में, मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब जब तत्व क्या उदासीन अवस्था में, जिसने ना तो इलेक्ट्रॉन ले रखा है ना किसी को दे रखा है। तो देखो इसमें होता है 3D में 10, 4s में 1, इसमें होता है 4D में 10, 5s में 1, इसमें होता है 5D में 10, 6s में 1, इसमें 6D में 10 और 7s में 1, ये होता है। अब देखो इनकी मूल अवस्था में D10 विन्यास है। मूल अवस्था को देखें तो ये ट्रांजैक्शन एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये संक्रमण तत्व है। तो अब आप इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था देखो, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था जो कितनी होती है? +2। +2 मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और पहला इलेक्ट्रॉन आपको s में से त्यागना है। तो देखो बन गया क्या? 3D में तो 10 की जगह 9 हो जाएंगे और 4s में 0, यहाँ 4D में रह जाएंगे 9 और 5s में 0, यहाँ आपके 5D में रह जाएंगे 9, 6s में 0 और यहाँ आपके 6D में रह जाएंगे 9, 7s में 0। तो देखो अब प्रश्न ये आता है कि कॉपर, सिल्वर, ओरम और रोन्टेंजन जो है इनकी मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण पूरित है, फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था में या इनकी आयनिक अवस्था में इनमें डी कक्षक क्या होता है? अपूर्ण। इसलिए क्या है बच्चों? ये संक्रमण तत्व है। इसलिए क्या है? संक्रमण तत्व है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्लियर? आगे देखो,
अब देखो बच्चों, डी कक्षा के तत्वों में एक लेते हैं हम जिंक, एक लेते हैं कैडमियम, एक लेते हैं मरकरी, एक लेते हैं कॉपरनियस। ये चारों तत्व है 30 नंबर पर, 48 नंबर पर, 80 नंबर पर, 112 नंबर पर। इनका विन्यास देखें तो 3D10, 4s2, 4D10, 5s2, 5D10, 6s2, 6D10, 7s2। तो देखो मूल अवस्था में डी कक्षक पूर्ण पूरित है, मतलब संक्रमण तत्व नहीं है। अब मूल अवस्था में संक्रमण तत्व नहीं है तो आयनित अवस्था देखो, तो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था चेक करो, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था। और देखो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो डी कक्षक के तत्वों की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, 3D में तो 10 ही रहेंगे, 4s में 0, 4D में 10 रहेंगे लेकिन 5s में 0, 5D में तो 10 ही रहेंगे, 6s में 0, 6D में तो 10 ही रहेंगे, 7s में 0। तो देखो मूल अवस्था में D10 विन्यास है, मतलब संक्रमण तत्व नहीं है, और मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी D10 विन्यास है, मतलब संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनियस ये डी कक्षक के तत्व है, फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। क्यों? तो सीधा उत्तर है क्योंकि इनकी मूल अवस्था और मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में डी कक्षक क्या होता है, D10 विन्यास पाया जाता है या डी कक्षक पूर्ण पूरित होता है, अतः इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, डी कक्षक के तत्वों की संख्या, डी कक्षक के तत्व कितने होते हैं बच्चों, 40, और संक्रमण तत्व कितने होते हैं, संक्रमण तत्व तो ये होते हैं बच्चों 36, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनियस डी के तो डी कक्षक के तत्व है, परंतु संक्रमण तत्व नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। आई थिंक इसमें अब किसी का कोई समस्या नहीं होगी कि डी कक्षक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, और उनमें से भी जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद ये हो गया बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद बात करते हैं डी कक्षक के तत्वों के भौतिक गुणों की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनकी बात करते हैं भौतिक गुणों की, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। और बच्चों भौतिक गुणों में सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी भौतिक अवस्था। क्या पढ़ते हैं? इनकी भौतिक अवस्था। तो बच्चों ये जो डी कक्षक के तत्व होते हैं ये अति कठोर एवं कम वाष्पशील धातु होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। तो डी कक्षक के तत्वों के, आपको कोई पूछे डी कक्षक के तत्व कैसे होते हैं, तो अति कठोर, ये क्या होते हैं, कठोर। और ये कठोर क्यों होते हैं, तो कारण है इनमें निबिड़ संकुलन। क्या है कारण? निबिड़ संकुलन पाया जाता है, निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। और बच्चों ये क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होते हैं, निबिड़ संकुलन कहते हैं क्लोज पैकिंग, और इसकी वजह से ही ये अति कठोर होते हैं। और ये कम वाष्पशील होते हैं, यानी इनकी वाष्प कम बनती है। निबिड़ संकुलन के अलावा दूसरा कारण कह सकते हो परबल, अंतर परमाणविक अंतर परमाणविक आकर्षण बल, जिसे हाइड्रोजन बंध भी धातु बंध भी कहते हैं। आकर्षण बल या धात्विक बल पाया जाता है, या धात्विक बंध। तो बच्चों ये भौतिक अवस्था डी कक्षक के तत्व या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अति कठोर। क्यों होते हैं अति कठोर? क्योंकि ये निबिड़ संकुलित होते हैं। क्या होते हैं? निबिड़ संकुलित। या बोल दो कि इनमें प्रबल अंतरा परमाणुक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम धात्विक बंध भी कहते हैं। मजबूत धात्विक बंध के कारण इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। क्लियर? आगे बात करते हैं दूसरा।
बच्चों सेकंड लेते हैं हम गलनांक, मेलेटिंग पॉइंट, गलनांक मेलेटिंग पॉइंट एंड क्वथनांक बोलिंग पॉइंट। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो देखो गलनांक से मतलब क्या है, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलना, और क्वथनांक का मतलब क्या है, द्रव का उबलना। तो देखो संक्रमण तत्वों की बात करें तो ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों के गलनांक यानी मेलेटिंग पॉइंट एंड क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं, उच्च या हाई। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बच्चों, उच्च होते हैं। उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि कारण लिख देते हैं उच्च होने का, अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें मजबूत अंतरपरमाणविक आकर्षण बल या धात्विक बंध, जिसे धात्विक बंध कहते हैं, पाया जाता है। धात्विक बंध पाए जाते हैं और बंध मजबूत है तो उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, अतः उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चों इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्लियर। तो कोई आपसे पूछ ले कि संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इनमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और कोई पूछ ले अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, तब उत्तर क्या होगा कि इनमें n-1d और ns कक्षक जो है, इनके मध्य एनर्जी गैप जो है ये बहुत कम होता है। एनर्जी गैप क्या होता है, लेस, और एनर्जी गैप कम होने के कारण n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें धात्विक बंध पाए जाते हैं या प्रबल अंतर परमाणु आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। इट मीन्स इनका बॉइलिंग पॉइंट और इनका मेलेटिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक हाई या उच्च होता है। क्लियर। अब देखो इसी में एक नोट बच्चों, देखो ये अपने स्केडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज यहाँ तक देख लेते हैं। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखते हैं, देखो इन तत्वों में ये जो होते हैं चारों तत्व है, इनमें D5 विन्यास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, D5 विन्यास। और D5 विन्यास के कारण इनमें अधिक अयुग्मित, इन दोनों में देखो, वैसे इनमें तो क्या हमने D6 लिया था, तो इन देखो मैग्नीज अपने Mn और टेक्नीशियम, मैग्नीज और टेक्नीशियम में क्या है, D5 विन्यास, मतलब सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब इनमें तो क्या होना चाहिए, मेलेटिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन इनका कम होता है। सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी मैग्नीज अपवाद स्वरूप, मैग्नीज व टेक्नीशियम के मेलेटिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षा से कम होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। और उसका कारण क्या है, D5, क्योंकि D5 अर्धभरित या अर्धपूरित हाफ फिल्ड, अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास पाया जाता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में कम भाग लेते हैं। और भाग ही कम लेंगे मतलब बंध कम बनेंगे, और बंध कमजोर रहेंगे मतलब तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो इनकी मैग्नीज और टेक्नीशियम में अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम क्यों होता है,
तो क्योंकि इनमें D5 अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास है और मोर स्टेबल होने के कारण पीरियड डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब देखो तो इसके बाद अगर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं, जैसे ये यहाँ पर और ले लेता हूँ मैं, ये अपने तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाए, जैसे स्केडियम से यहाँ से अपने लेकर और ये सॉरी एक्टिनम तक जाएं, तो इनकी गलनांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इन दोनों में ही वृद्धि होती है, दोनों ही क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है और परमाणु भार बढ़ने के कारण धात्विक बंध में मजबूताई आती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ते हैं, क्योंकि परमाणु भार बढ़ने के कारण प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं। आई थिंक किसी का कोई समस्या नहीं होगी। भौतिक अवस्था ठोस कठोर क्यों होते हैं, धात्विक बंध के कारण, या निबिड़ संकुलन बोल दो। गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, धात्विक बंध। अधिक धात्विक बंध क्यों पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं, तो N-1d और NS कक्षा के एनर्जी गैप का कम होना। मैग्नीज और टेक्नीशियम का गलनांक क्वथनांक कम क्यों होता है, क्योंकि D5 अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास के कारण ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ेगा, निबिड़ संकुलन बढ़ेगा, धात्विक बंध बढ़ेगा, तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।